नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबर देहरादून से है। देहरादून में पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी ने एक भंवर एक प्रेम कहानी उपन्यास लिखा, जिसका सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विमोचन किया। आईआरडीसी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां वरिष्ठ कवि और साहित्यकार लीलाधर जगूड़ी, मुख्य सचिव एसएस संधू, पूर्व मुख्य सचिव नृप सिंह और डीजीपी अशोक कुमार जैसी शख्सियत मौजूद रहीं। भंवर एक प्रेम कहानी उपन्यास की थीम है अनिच्छुक शासक। भंवर एक प्रेम कहानी उपन्यास 340 पेज का है, जिससे पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी ने इसे लिखा है और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पुस्तक का विमोचन किया। तो आज पुस्तक का विमोचन हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी ने यह उपन्यास लिखा है। भंवर एक प्रेम कहानी इसका नाम है, जिसका विमोचन हुआ। और ये उपन्यास 340 पेज का है, छोटा उपन्यास नहीं है। और आज मौका था जब मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। विमोचन का एक कार्यक्रम था देहरादून में, जहां पर पूर्व जो डीजीपी हैं अनिल रतूड़ी, उन्होंने ये उपन्यास लिखा। भंवर एक प्रेम कहानी इस उपन्यास का नाम है। और आज मुख्यमंत्री ने जब विमोचन किया, उसी वक्त की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। आईआरडीटीसी ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम था। अभय कैंतुरा हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अभय, भंवर एक प्रेम कहानी उपन्यास, क्या कुछ इसमें खास है? क्योंकि आज ये कार्यक्रम जिसमें विमोचन किया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, कौन कौन इस कार्यक्रम में मौजूद था आज? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी का जो उपन्यास, उनके द्वारा जो लिखित उपन्यास है भंवर एक प्रेम कहानी, उसका यहाँ पर लोकार्पण किया है। उनकी तरफ से विमोचन कार्यक्रम में सीधे तौर पर एक संदेश देने का काम भी यहाँ पर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू, डीजीपी अशोक कुमार, पूर्व मुख्य सचिव एनएस नपचियाल, इसके अलावा पूर्व जो प्रसिद्ध जो साहित्यकार है, पद्म विभूषण से अलंकृत हैं डॉक्टर लीलाधर जगूड़ी, वो इस कार्यक्रम में मौजूद है। तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के सैकड़ों लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और डीजीपी के द्वारा जो एक उपन्यास यहाँ पर लिखा गया है, भंवर एक प्रेम कथा, उनकी तरफ से एक पेशकश यहाँ पर की गई है कि किस प्रकार से आदमी अपने सामाजिक जीवन में रहता है और किस प्रकार से वो विभिन्न भंवरों में फंसा रहता है। जो मुख्य उद्देश्य जो जीवन के होते हैं, जिस कामों को उसे करना चाहिए, उन कामों में किस प्रकार से उसकी अड़चनें आती है, उन सब चीज़ों को लेकर वो आगे कैसे बढ़ने का काम करता है, उसका जो प्यार रहता है, यानी जो मुख्य उद्देश्य, जो जीवन के जो मुख्य उद्देश्य होते हैं, जो मानवता की सेवा करने के लिए उसको प्रेरित करते हैं, उन सब चीज़ों से कैसे उसको प्यार करना चाहिए, किस प्रकार से उनको काम करना चाहिए, इन सब चीज़ों का जिक्र उन्होंने इस अपने उपन्यास में किया है। और सीधे कहें तो सर्विस काल के दौरान इन सब चीज़ों का अवसर उन्हें नहीं, पूर्व डीजीपी को यहाँ पर नहीं मिल पाया था, लेकिन अब कह सकते हैं कि सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने अपने उस साहित्य जीवन को फिर से जीना शुरू किया और एक कह सकते हैं कि बेहतर उपन्यास आम जनता के लिए यहाँ पर दिया है, जिससे जीवन के जो रहस्य हैं कि किस प्रकार से सामाजिक जीवनों को जीने के साथ साथ किस प्रकार से मानवता की सेवा की जा सकती है, उन सब चीज़ों का जिक्र इस उपन्यास के माध्यम से किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका विमोचन किया, तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि प्रेरणादायक उपन्यास यहाँ पर कहा जा सकता है और लोगों के लिए बेहतर जिंदगी, कह सकते हैं कि आगे बढ़ने का तरीका किस प्रकार होना चाहिए, उसको लेकर ये उपन्यास में इन सब चीज़ों का जिक्र यहाँ पर किया गया। जी बिल्कुल, अनिल रतूड़ी ने अपने जो अनुभव हैं बरसों के, वो इसमें साझा किए हैं। और भंवर एक प्रेम कहानी उपन्यास, जैसा कि बताया जा रहा कि 340 पेज का ये बड़ा उपन्यास है। कैसे जो पाठक हैं इसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कहाँ से इसे हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दें भाई। बिल्कुल, एक बिंसर पब्लिकेशन जो संस्था है, उनकी तरफ से इस उपन्यास को यहाँ पर गठित करने का काम यहाँ पर किया गया है। इसको आप ये कह सकते हैं कि जो पाठक हैं, जो उपन्यास के जो शौकीन जो लोग हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं, वो इन सब चीज़ों को बुक करके भी यहाँ पर मंगाया जा सकता है, ऑनलाइन माध्यम से मंगाया जा सकता है। और बाकी जो बुक स्टोर्स पे हैं, वहाँ पर इसके माध्यम से इन सब चीज़ों को ओपनली भी आम जनता के लिए यहाँ पर रखा गया है। सबसे बड़ी बात है कि पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी साहित्य के क्षेत्र में रहे हैं। उनका पहले कह सकते हैं कि साहित्य में उनका अच्छा अनुभव उनका रहा है।
लेकिन जैसे ही वो प्रशासनिक सेवाओं में आए थे तो इन सब चीज़ों से दूर जरूर यहाँ पर हो गए थे, लेकिन अब जब उन्हें यहाँ से फिर से मौका मिला तो उन्होंने उसको वापस उन सब चीज़ों को उन्होंने एक सूत्र में पिरोने का काम यहाँ पर किया है। और ये कह सकते हैं कि जो उपन्यास उनकी तरफ से लिखा गया है, इस उपन्यास को आम जनता को पढ़ने की जरूरत भी है, क्योंकि आदमी हमेशा अपने ये कह सकता है कि जो सामाजिक जो दायरा होता है उस दायरे में रहकर ही अपने काम को करना चाहता है, लेकिन जो जीवन के जो मुख्य उद्देश्य जो होता है, जिसमें सबसे बड़ा उद्देश्य मानवता की सेवा करना होता है, आदमी किस प्रकार से कम संसाधनों में भी सेवा कर सकता है, उन सब चीज़ों का जिक्र उस उपन्यास में किया गया है। तो प्रेरणादायक उपन्यास कहा जा सकता है और सभी लोगों के लिए ये पढ़ने के जो खासतौर पर जो पढ़ने के जो शौकीन रखते हैं उन लोगों के लिए आसानी से बुक स्टोर या दूसरे जो बाजार के जो माध्यम है वहाँ पर ये उपन्यास उपलब्ध है और वो इन सब चीज़ों का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। जी चलिए अभय, आप बने रहेगा हमारे साथ और सबको उपन्यास पढ़ना भी चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद उसका आज विमोचन किया है और पाठकों के लिए ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध हैं जो इसे पढ़ना चाहते हैं। यमुनोत्री से एक बड़ी खबर आ रही जहां पर यमुनोत्री धाम में दीवार धंसने से लंबा जाम लगा है। यात्रा मार्ग पर फंसे 7,000 से ज्यादा यात्री, जी हां 7,000 से ज्यादा यात्री यात्रा मार्ग पर फंसे हुए हैं। दीवार धंसने के कारण ये समस्या पैदा हो गई है। फिलहाल बड़े वाहनों को 3 दिन के लिए पूरी तरह से बैन किया गया है, उनकी एंट्री वहां पर नहीं होगी 3 दिन में। तो 7,000 से ज्यादा यात्री यात्रा मार्ग पर फंसे हुए हैं और ये चैलेंजिंग बहुत ज्यादा है। चारधाम यात्रा जैसे कि शुरू से ही कहा जा रहा था किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, क्योंकि मौसम अनुकूल नहीं रहता है उत्तराखंड में, हम सब जानते हैं, और इसीलिए लैंडस्लाइड की बहुत समस्याएं बनी रहती है। और इस बार तो इसलिए ज़्यादा समस्याएं हो रही है क्योंकि भारी वाहनों की तादाद वहां पर देखी जा रही है। लंबी लंबी कतारें वाहनों की आप देखिए, क्योंकि हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में श्रद्धालु चारधाम यात्रा में इस बार दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है। यात्रा मार्ग पर ये दीवार धंसने से अब 7,000 बताया जा रहा है, जो संख्या 7,000 से ज़्यादा यात्री फंसे हुए हैं। अभय हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। अभय, ये 7,000 यात्रियों के लिए बड़ी मुसीबत पैदा हो गई है। दीवार कहां पर ये धंसी है और अभी क्या स्थिति है इसकी? जब एक यमुनोत्री धाम का जो मुख्य मार्ग है उस मुख्य मार्ग पर चाना चट्टी एक जगह पड़ती है। चाना चट्टी के समीप ही जो दीवार की जो सड़क की जो दीवार थी, मुख्य जो दीवार थी, वो यहाँ पर धंस चुकी है। पहले कह सकते हैं कि आज से 3 दिन पूर्व में भी सड़क में कह सकते हैं सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंसाव के कारण धंस चुका था और उसके चलते भी कह सकते हैं कि जो आवाजाही थी वो बाधित वहाँ पर हो गई थी। लेकिन तब ये कह सकते हैं कि PWD विभाग के जो कर्मचारियों के माध्यम से जो आवाजाही थी उसे पूर्ण रूप से फिर उसको सुचारू करने का काम वहाँ पर किया गया था। लेकिन कल फिर एक बड़ा भाग कह सकते हैं कि सड़क का बड़ा भाग नीचे पूरी तरह से टूटने का काम वहाँ पर हुआ। जो दीवार थी वो पूरी तरह से टूट चुकी है। अब ऐसे में वहाँ पर जो जाम था वो जाम लगभग 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम वहाँ पर यात्रियों का वहाँ पर लग गया था, क्योंकि आवाजाही बिल्कुल शुरू नहीं हो पा रही थी। तो ये कह सकते हैं कि 36 घंटे के बाद अब वहाँ पर छोटे वाहनों के लिए मार्ग खोलने का काम वहाँ पर किया गया है। छोटे वाहन से जो यात्री वहाँ पर आए वो लोग आगे धाम में जाने का काम करें, लेकिन जो बड़े जो वाहन है, आप ये कह सकते हैं कि जो 42 सीटर से ऊपर की जो गाड़ियाँ हैं या फिर जो बड़े ट्रक्स हैं जिन पर सामान को लाने का काम किया जाता है, उन सभी वाहनों को वहाँ पर आगामी 3 दिनों के लिए पूर्णतः बंद करने का काम वहाँ पर किया गया, ताकि आगे किसी प्रकार से मार्ग को और खतरा उत्पन्न ना हो। और वहाँ पर जो मार्ग को पुनर्निर्माण का जो काम था उसको वहाँ पर सुचारू कर दिया गया है। जल्द ही उम्मीद है कि आगामी 72 से 96 घंटे के भीतर इस मार्ग को पूर्ण रूप से यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए कह सकते हैं कि जो यात्रियों की जो मुश्किल है वो वहाँ पर बढ़ती नजर आ रही, क्योंकि जिस जगह पर ये कह सकते हैं कि सड़क वहाँ पर टूटी है उस जगह के आसपास में कह सकते हैं कि कई किलोमीटर लंबा जाम वहाँ पर लग गया। रहने के लिए, रुकने के लिए या फिर खाने पीने के कोई जो दूसरे साधन है वो भी पूरी तरह से वहाँ उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में जो यात्रियों की जो मुश्किलें थी वो वहाँ पर बढ़ रही है। जो अभी का जो आंकड़ा बता सकते हैं, अभी भी वहाँ पर 5,000 से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पर अपनी ही गाड़ियों में इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से प्रशासन उनके लिए वहाँ पर दूसरे जो साधन है उनको वहाँ पर उपलब्ध कराए, ताकि वो धाम के दर्शन कर पाएँ।
पुलिस प्रशासन की तरफ से कोशिश जरूर वहां पे की गई है कि जो अभी ये कह सकते हैं कि जो यात्री यमुनोत्री धाम आ रहे हैं उनको वापस गंगोत्री धाम भेजने का काम पहले किया जा रहा है कि वो पहले गंगोत्री धाम के दर्शन करें और उसके बाद यमुनोत्री धाम के दर्शन करें। तब तक के लिए कुछ राहत यहाँ पर मिल पाएगी। जो निर्माण के जो सड़क निर्माण के जो काम होने हैं उनको भी पूर्ण रूप से वहाँ पर करने का काम किया जाएगा। तो कोशिश की जा रही है कि जो यात्रियों के हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा सके और उनके दर्शन यात्रा दोनों ही सफल हो सके। और फिलहाल ये कह सकते हैं कि अभी भी लंबा जाम वहाँ पर लगा हुआ है और 4 से 5 हजार यात्री अभी भी अपने निकलने वहाँ से रास्ते से निकलने का इंतजार वहाँ पर कर रहे हैं। जी, तो इस मुश्किल में प्रशासन कितनी मदद अभय कर पा रहा है वहां पर, क्योंकि पहले भी यात्रियों की बहुत सी शिकायतें आई थी कि उनकी जो समस्याएं हैं वो बढ़ती है, सरकार प्रशासन उस पर ध्यान नहीं देता है। इस बार जो यात्री फंसे हुए हैं तकरीबन 5,000 आप बता रहे हैं, उनको किस तरह से सुविधाएं मिल पा रही है, उनकी किस तरह से सरकार और प्रशासन मदद कर पा रहा है वहाँ? जी बिल्कुल, प्रशासनिक स्तर पर ये कह सकते हैं कि जिला प्रशासन अपने स्तर पर एक अधिकारियों की टीम वहां पर भेज दी गई है। वो वहां पर यात्रियों से बातचीत कर रहे हैं। जो यातायात को सुचारू करने के जो माध्यम है उन माध्यमों को बनाने की कोशिश वहां पर की जा रही है। सबसे बड़ी कोशिश पुलिस विभाग या जिला प्रशासन के माध्यम से वहां पर की जा रही है कि छोटे जो वाहन है यानी जो स्थानीय जो लोग हैं उनके जो वाहन है उन वाहनों के माध्यम से जो यात्री हैं उन यात्रियों को आगे बढ़ाने का काम वहां पर किया जा रहा है। उसके लिए बाकायदा वहां पर दूसरी जो छोटी गाड़ियां उन गाड़ियों को जो टैक्सी की गाड़ियां उनको वहां पर उपलब्ध करा दिया गया है। उनके लिए अलग से वहां पर व्यवस्था कर दी गई है ताकि जो श्रद्धालु बड़ी गाड़ियों में है, बड़े वाहनों में है, वो छोटे वाहनों से अपने आगे यात्रा करने का काम शुरू करें ताकि किसी भी प्रकार से किसी यात्री को और दिक्कतों का सामना न करना पड़े। दूसरे जो बड़े वाहन है उनको वाहनों को वापस भेजने का काम वहां से किया जा रहा है ताकि आगे जाकर यात्रियों को और दुविधाओं का सामना न करना पड़े, परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके लिए पहले कोशिश ये की जा रही है कि अगर यात्री बड़कोट में ही पहुंच पा रहा है तो उसको वहां से गंगोत्री धाम भेजने का काम किया जा रहा है, लेकिन अगर उसके पास समय कम है तो फिर उसे छोटे वाहनों से यमुनोत्री धाम भेजने का काम वहां पर किया जा रहा है ताकि उसके समय अवधि में वो चारों धामों के दर्शन वहां पर कर सके और अपनी यात्रा को सफल बना सके। तो प्रशासन लगातार कोशिश करने में जुटा हुआ, लेकिन जो दिक्कत है वहां पर आ रही है सबसे बड़ा कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अक्सर अगर इस तरह के घटनाएं वहां पर घट जाती है, सड़क मार्ग अगर अवरुद्ध हो जाता है तो फिर यात्रियों की जो मुश्किलें हैं वो स्वतः ही वहां पर बढ़नी शुरू हो जाती है। तो प्रशासन जुटा हुआ, देखना अभी ये होगा कि कब तक जो सड़क मार्ग जो धंसा हुआ है, जो टूटा हुआ है, कब तक उसे प्रशासन सुचारू रूप से सही कर पाता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अब इस तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद अब हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू हो गई है। सिखों का सबसे ऊंचा, सबसे पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खुलने हैं। इसको देखकर आज पंच प्यारे की अगुवाई में पहला जत्था गोविंद घाट के घांगरिया के लिए रवाना हुआ। इसको लेकर लगभग 3000 सिख श्रद्धालु जोशीमठ गोविंद घाट घांगरिया पहुंच चुके हैं। पहला जत्था पंच प्यारे की अगुवाई में बैंड बाजों की धुन में घांगरिया रवाना हुआ और आज शाम तक घांगरिया पहुंचेंगे। 22 तारीख की सुबह हेमकुंड के लिए ये सभी रवाना होंगे। बहुत ही आनंद आ रहा है। अच्छा, खास तौर से 19 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी है, कितनी तैयार है आप इसको लेकर? हमारे लिए कोई कोविड की लड़ाई नहीं है। हमको परमात्मा ने ऐसी बख्शी दी है, सभी लड़ाइयाँ हम ऐसे ही जीत जाते हैं। 10 बार पहले आ चुके हैं, अभी आए हैं 10 साल के बाद आए हैं। 2 साल से आदमी भूखा हो तो जितना उत्साह उसको होता है ऐसा ही उत्साह है कि उनकी भूख मिटने जा रही है, उनकी प्यास मिटने जा रही है। जिस आस्था से वह यहाँ आते हैं, जिस प्रभु के दर्शन वो करना चाहते हैं, उनको 2 साल बाद वहाँ जाने का मौका मिला। तो ये एक बहुत बड़ी उनके लिए तो एक मानिए तो उपलब्धि है कि वह 2 साल बाद जा सकें। वो उत्साह को देखते हुए हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट और यहाँ की उत्तराखंड सरकार ने भी पूरे प्रयत्न किए हैं कि सारा रास्ता ठीक रहे, किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो ईश्वर करेगा कि निर्विघ्न ये यात्रा इस साल 2022। तो यात्रा इस बार बड़ी और भव्य होने वाली है क्योंकि कोरोना काल में यात्रा उस तरह से नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार श्रद्धालुओं की संख्या हजारों में है और इसीलिए अब तैयारियां पूरी हैं क्योंकि कल हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं और पहला जत्था घांगरिया के लिए रवाना हो चुका है पंच प्यारे की अगुवाई में। करीब 3000 जो सिख श्रद्धालु हैं वो इस यात्रा में शामिल हैं। तो ये तस्वीर भी आप देखिए, चमोली की तस्वीर, जहां पर
3000 सिख जो श्रद्धालु हैं वो जोशीमठ, गोविंद घाट, घांगरिया पहुंच चुके हैं। पहला जत्था पंच प्यारे की अगुवाई में बैंड बाजों की धुन में घांगरिया के लिए रवाना हुआ। सोनू नियाल जमोली से हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए जुड़े फोनलाइन पर। सोनू, कल हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं और जो खबर है कि पहला जत्था घांगरिया के लिए रवाना हुआ है, क्या कुछ जानकारी, कितने लोग इस पहले जत्थे में हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं इस बार आप देख रहे हैं? सोनू, श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और जिस तरह से आज जो पहला जत्था रवाना हुआ है, 3000 श्रद्धालु जो जत्थे में शामिल हुए हैं और कल जो कपाट हेमकुंड साहिब के खोलेंगे उनके उस पल के वो साक्षी बनेंगे। जी बिल्कुल, एक तरफ चारधाम यात्रा सोनू शुरू हो चुकी है और हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुलेंगे कल, तो ऐसे में कोरोना काल के बाद ये बड़ा मौका है जब श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा होगा, जैसे चारधाम यात्रा में हो रहा है। तो किस तरह की व्यवस्थाएं इस बार की गई हैं ताकि अव्यवस्थाएं ना देखने को मिले, जिस तरह की हमें चारधाम यात्रा में देखने को मिली है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो सिखों के पवित्र हेमकुंड साहिब है उनके कपाट कल खुलने हैं, जिनको लेकर जो सिख जो हेमकुंड गुरुद्वारा प्रबंधन है उन्होंने पूरी व्यवस्था वहां पर की भी है और 5000 जो प्रतिदिन जो हर दिन 5000 प्रतिदिन जो श्रद्धालु हैं वो हेमकुंड साहिब के दर्शन करेंगे। और उसके बाद जो सरकार हेमकुंड साहिब की बात की जाए तो जो हेमकुंड प्रबंधक समिति है चाहे और वो जो शासन प्रशासन है उनके द्वारा वहां पर पूरी व्यवस्था जो यात्री श्रद्धालु उनके लिए की गई है। जी कितने बजे का समय सोनू है कि ये कपाट कल खुलने हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगभग 9 बजे जो हेमकुंड साहिब है उनके कपाट खोल दिए जाएंगे। गर्भगृह से गुरु ग्रंथ साहिब है जो उसकी अगुवाई में बैंड की धुनों के साथ दरबार साहिब उन्हें लाया जाएगा और 10:30 बजे सुखमणी साहिब का पाठ करने के बाद हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए जाएंगे। जी चलिए, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो कल हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे और ये तस्वीर ही आपने देखी, घांगरिया के लिए पहला जो जत्था है वो रवाना हुआ है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने पूरे शबाब पर है। हर दिन सभी धामों पर हजारों की संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। चारों धामों में सबसे ज्यादा भीड़ बाबा केदार धाम पर लग रही है, तो वहीं हर दिन कई किलोमीटर लंबी लाइनों में यहां यात्री लगे हुए हैं। यात्रा की व्यवस्थाओं का मौके पर जायजा लेने गए मुख्य सचिव और पर्यटन सचिव में यात्रियों को हो रही असुविधा को कम करने के लिए टोकन व्यवस्था को लेकर पहल भी शुरू कर दी गई है। को अनावश्यक लंबी लंबी लाइनें में कतार में खड़ा रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग टोकन व्यवस्था इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसके चलते काफ़ी आसानी से वो उनको दर्शन मिल सकता है। बाकी समय जब उनको दर्शन में क्यू में लगना नहीं है, उस समय वो अगल बगल में अगर जाते हैं घूमते हैं तो स्थानीय भी व्यापार जो है उसको भी बढ़ावा मिलता है और जनरली भी जो है पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छा उनका समय भी गुजरता है। तो उसके चलते मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर टोकन व्यवस्था भी जो है वो तत्काल प्रभाव से लागू कर ली जाए, तो उसकी हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं। चारधाम यात्रा के दौरान कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और इसी व्यवहार के चलते राज्य की छवि भी धूमिल हो रही है। इसीलिए अब हर पुलिसकर्मी को यह हिदायत दी गई है कि वो यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। डीआईजी ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस भी राज्य की ब्रांड एम्बेसडर है, जिसमें पुलिसकर्मियों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनका व्यवहार राज्य की छवि को अच्छा या बुरा बना सकता है। विशेष तौर पर चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के संयमित व्यवहार अपनाने के लिए पुलिसकर्मियों से कहा गया है और इसीलिए पुलिसकर्मियों की छवि धूमिल ना हो, क्योंकि बहुत से ऐसे श्रद्धालु जिन्होंने शिकायत की कि पुलिसकर्मी उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक तरह से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, कल पुनः ये बात हमारे द्वारा बार बार हर मीटिंग में कहा गया कि अपने व्यवहार को बढ़िया रखें, अच्छा रखें, क्योंकि सभी दर्शन के उद्देश्य से ही आता है। नियम को लागू भी करना है, फिर भी व्यवहार को बिल्कुल अच्छा
बनाए रखना, किसी से कोई भी उग्रतापूर्ण व्यवहार न करे, इसका सख्ती के साथ पालन करने के लिए हमारे अधीनस्थों को आदेश दे दिए गए। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हरीश धामी अब खुद को कांग्रेसी नहीं मानते हैं। विधायक हरीश धामी की माने तो कांग्रेस में जिस तरह के हालात हैं उस पर पार्टी के वरिष्ठ नेता अब पूछने की जरूरत नहीं है कि विधायक हरीश धामी ने यह भी कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी को छोड़ चुके हैं, जिस पर पार्टी के नेताओं को अपना स्टेटमेंट देना चाहिए। अपने आप को कांग्रेस से बाहर महसूस। देखिए, ये सवाल आप अगर प्रदेश अध्यक्ष से या फिर कांग्रेस के जो जिम्मेदार पदों पे हैं उनसे पूछे तो बेहतरीन होगा। आपसे बेहतर कौन जानता होगा कांग्रेस को? मुझे देखिए, मैंने जो बोलना था मैं बोल चुका हूँ। मैंने पहले ही बता दिया कि क्या है क्या नहीं है। बाकी जो कार्रवाई करनी कांग्रेस करे। मैं अभी अपने आप को कांग्रेस में नहीं समझता। मैंने जिस दिन ऐलान किया था मैं उस दिन से अपने आप को कांग्रेस से बाहर महसूस। लेकिन क्या लगता है आपको, ऐसा हो क्यों रहा? पार्टी के अंदर हो क्यों रहा? बिखराव हो क्यों रहा? क्योंकि आप भी तो नाराज है। किसी ने भाई, जहाज डूबने से पहले आदमी अपने को बचाने के लिए इधर उधर जाता है, तो कहीं ना कहीं डूबता हुआ जहाज नजर आ रहा लोगों को, तो जा रहे हैं। और चंपावत उपचुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं को पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़ी जीत हासिल करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता खजानदास की माने तो उपचुनाव में विपक्ष के द्वारा पहले ही हाथ खड़े कर दिए गए हैं और आप चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आंधी चल रही है, जिस आंधी में विपक्ष उड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायकों ने कहा कि कांग्रेस के पास सिवाय आरोपों के और कुछ नहीं बचा है, जबकि बीजेपी ने अपना बूथ लेवल से मंडल स्तर तक और राज्य के राष्ट्रीय स्तर तक अपना बूथ संगठन मजबूत किया है। रचनात्मक चुनाव होगा और ये चुनाव कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं वहाँ पे दावेदार हैं और मुझे लगता है कि भारी बहुमत के साथ चंपावत की जनता उनको विजय बनाएगी और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी काफ़ी अंतर से वहाँ पे जीत हासिल करेंगे। और एक बड़ी खबर उधमसिंह नगर से आ रही, जहां पर नगर पंचायत उपचुनाव में सपा का परचम लहराया है। जहां केला खेड़ा के समाजवादी के अकरम खान पर का कब्जा हुआ है। केला खेड़ा पर समाजवादी पार्टी के अकरम खान जिन्होंने जीत हासिल की है। कांग्रेस के गुलनाज को अकरम खान ने हराया है। शक्तिगढ़ में बीजेपी के सुनील विश्वास ने कब्जा किया। शक्तिगढ़ मंत्री सौरभ बहुगुणा की विधानसभा का हिस्सा है, तो ये एक तरह से शक्तिगढ़ में बीजेपी के सुनील विश्वास ने कब्जा किया, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का भी परचम लहराया है। तो उधमसिंह नगर में नगर पंचायत उपचुनाव में सपा का परचम लहराया। केला खेड़ा पर समाजवादी के अकरम खान ने जीत हासिल की। भरत शाह हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के लिए फोन लाइन पर जुड़े। भरत, क्या कुछ और ज्यादा जानकारी इस खबर को लेकर, कहां से किसने जीत हासिल की? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो उपचुनाव नगर पंचायत के हुए थे उसमें जो शक्तिगढ़ क्षेत्र था वहाँ के जो चेयरमैन थे सुकांत ब्रह्म, उनकी कोरोना के चलते डेथ हो गई थी, जिसके चलते हुए उपचुनाव हुआ था। उस चुनाव में भाजपा ने अपना कब्जा जमाया है और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सुनील विश्वास, वो चुनाव जीत गए हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का भी है, तो एक तरह से सौरभ बहुगुणा की भी इसमें जीत हुई है। और दूसरी जो सीट है वो केला खेड़ा सीट है, वहां से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे अकरम खान, उन्होंने जीत हासिल करी और मात्र 47 वोटों से जीते हैं और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको उन्होंने हराया है। तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में जहां समाजवादी पार्टी अपना खाता, चाहे हम सांसद सीट की बात करें, विधायकी सीट की बात करें, अन्य सीटों की बात करें, नहीं खोल पाई, लेकिन जिस तरह से उपचुनाव हुआ है तो समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं राहत की बात है और नगर पंचायत से उनके जो प्रत्याशी हैं वो विजयी हुए हैं। जी चलिए, धन्यवाद भरत इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।